नमस्कार दोस्तों। आईपीसी की ये क्लास एनवीआर लॉ क्लासेस की ओर से चल रही है और ये बिल्कुल मुफ्त कोचिंग हमारे ओर से दिया जा रहा है। तो आज देखते हैं आईपीसी के कुछ और सेक्शन इस क्लास में। जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। आप लोग थके तो नहीं? देखिए, ये मैराथन क्लास चल रही है हमारी। शाम 6:15 बजे से कुछ साथी कंटिन्यू हैं, कुछ साथी आते हैं चले जाते हैं। 6:15 से हमारी ये क्लास शुरू हो गई थी और अभी हम 9 बजे में हैं। 9 बजे से भी 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आईपीसी। हाउ इज़ द जोश? हाय सर। हाय सर। थोड़ा ज़्यादा हाई होना चाहिए, इतने हाई से काम नहीं चलेगा। हाय सर। और भैया मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, कल की क्लास में आप मैक्सिमम लोग प्रेजेंट रहना। 7 बजे से हम लोग स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यहाँ। तो प्लीज़ आप और अपने जितने भी मित्रों को आप उस क्लास के लिए आमंत्रित कर सकें मैक्सिमम। जब हमारे यहाँ कोई विशेष अतिथि आते हैं तो वो क्लास भी थोड़ा विशेष होनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी क्लास में उन्हें नज़र आएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है? इज दैट क्लियर? कल हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? कल हम लोग 177 को डिस्कस कर रहे थे और लगभग 177 जो है वो फिनिश हो चुका था। अब इसके बाद जो हमारी सेक्शन इसमें है 182 देख लीजिए। ठीक है, अब हम स्किपिंग कर रहे हैं, जो मेन एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेक्शन है उनको ही हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पूरी आईपीसी डिस्कस करने में लगेंगे तो आईपीसी इज़ ए वेरी वास्ट एक्ट, तो इसको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो 182 कह रहा है फॉल्स इंफॉर्मेशन। यस, 177 एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए 177 में मिथ्या इतला देना था, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये कह रहा था जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए इस विषय पर सच्ची इतला के रूप में ऐसी इत्तला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है। ठीक है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से। ठीक है, इज दैट क्लियर? अथवा यदि वह इतला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कोई अपराध किए जाने के विषय में हो या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हो या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए, पहले वाले पार्ट में सामान्य सूचना की बात हो रही है और दूसरे वाले पार्ट में वो कह रहा है किसी अपराध के निवारण के लिए, कोई अपराध होने वाला है उसकी सूचना देने के लिए कोई वैध रूप से आबद्ध है और वो व्यक्ति वैसी सूचना नहीं दे रहा है तो या झूठी दे रहा है, मिथ्या दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट 177 के इसका हमने दृष्टांत भी देखा था। 2 इसके दृष्टांत हैं। दृष्टांत ए कह रहा है कि एक भूधारक यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इतला देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणाम स्वरूप हुई है कि इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। वो जानता है कि जो मृत्यु हुई है वो सांप के काटने से नहीं हुई है, उसका हत्या की गई है, लेकिन ये जानते बूझते वो मिथ्या सूचना यदि मजिस्ट्रेट को दे रहा है तो वैसी अवस्था में वो इस धारा के अंदर दंडनीय अपराध का दोषी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है a village watchman knowing that a considerable body of strangers has passed through his village in order to commit a dacoity in the house of Jed, a wealthy merchant residing in a neighboring place, and being bound under clause 5 section 7 regulation 3rd
1821 of the Bengal Code to give early and punctual information of the above fact to the officer of the nearest police station willfully misinforms the police officer that a body of suspicious characters passed through the village with a view to commit dacoity in a certain distant place in a different direction. Here A is guilty of the offense defined in the later part of this section. ठीक है। यहाँ दूसरे वाले जो इलस्ट्रेशन में बताया है ग्राम चौकीदार, देखिए ग्राम चौकीदार मैंने कल आप लोगों को डिस्कस किया था कि ग्राम चौकीदार पुलिस विभाग का एक अंग होता है। वो बिल्कुल हर गांव में ग्राम चौकीदार की तैनाती की जाती है और वो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। ये सवाल अक्सर आपसे प्री में पूछा जाता है और वहाँ हम लोग गलती करके आते हैं, क्योंकि ग्राम चौकीदार को हम पुलिस विभाग का अंग मानते हैं, तो हम उसका जवाब वहाँ एसएसपी, उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी एक या पुलिस अधीक्षक भी एक ऑप्शन होता है, तो हम गलती से उसमें क्या करके आते हैं, चूंकि वो पुलिस का अंग है तो हम वहाँ एसपी वाला जो खाना है उसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है। पुलिस एक्ट की धारा 21 में शायद अपॉइंटमेंट होता है क्या? जी 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 ग्राम चौकीदार। हाँ, तो ग्राम चौकीदार है पुलिस का अंग, लेकिन उसकी तैनाती उसको नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। और इनकी ड्रेस भी आप लोग, मैंने कल बताया था, लाल रंग की ये पगड़ी पहनते हैं और ये बेचारे हर गांव में छोटा सा इनको मानदेय मिलता है, बहुत ज़्यादा इनकी सैलरी नहीं होती। इनका काम यही होता है कि वो किसी गांव में अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है या कोई अपराध हो रहा है, कई बार पुलिस भी अगर किसी अपराध के विषय में कोई एफआईआर नहीं लॉन्च कराता है कोई व्यक्ति, तो वहाँ वो ग्राम चौकीदार से लिखवा लेते हैं, क्योंकि ग्राम चौकीदार की ड्यूटी है कि वो इस प्रकार की सूचनाएं पुलिस को प्रस्तुत करे कोई अपराध होने के विषय में, किसी संदिग्ध व्यक्ति के विषय में। इज दैट क्लियर? ठीक है भैया? यस सर। तो 177 हमने रिपीट कर दिया है। ये इसका स्पष्टीकरण भी देख लीजिए। ये कह रहा है इन सेक्शन 176 एंड इन दिस सेक्शन, दो सेक्शन बताए 76 और 77, दोनों में क्या बता, द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। ये कह रहा है कि यदि 76 और 77 के बारे में अगर कोई ऐसा कृत्य जो भारत के बाहर हुआ हो तो वो अपराध माना जाएगा यदि वो इन धाराओं के अंतर्गत भारत में अपराध होता। इज दैट क्लियर? देखिए, विदेश भारत के बाहर हो सकता है कि कोई बात अपराध ना हो, लेकिन वो भारत के दृष्टिकोण से देखा जाएगा 76-77 की। और ये धाराएं इन्होंने बता दी हैं। धाराएं आप इनको एक बार देख लेना, ये धाराएं हैं कई सारी। तो इन धाराओं के बारे में ये बताया है कि धारा 176 और इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धाराओं में वो अपराध होता। इज दैट क्लियर? सर ये यहाँ पे भारत से बाहर जी, भारत के नागरिक के साथ हुए अपराध के लिए है ना? देखिए, भारत से बाहर भारत का नागरिक करे या उसके प्रति हो, दोनों बात हो जाएंगी। सर इसको आईपीसी की धारा 3 हाँ के अंतर्गत हाँ, कर सकते हैं। शुरू में हम जो पढ़ के आए हैं ना, वो स्टार्टिंग में जो धाराएं हैं भारत से परे किए गए अपराधों के विषय में, है ना, तो यहाँ स्पेसिफिक धाराएं दे दी इन दोनों धाराओं के संबंध में, 76 और 77 के विषय में ये स्पेसिफिक स्पष्टीकरण दे दिया है इसमें। इज दैट क्लियर? जी। 78, 79, 180, 181 ये सब आप स्वयं देखिए। अब आ जाइए 182 कह रहा है फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। इस आशय से मिथ्या इतला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग
किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इस धारा को। इस धारा को आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एफआईआर सूचना देता है कोई, और वो सूचना पाई जाती है उसकी फॉल्स, कि भाई ये झूठी एफआईआर उसने करने का प्रयास किया किसी के प्रति, तो एक आप लोग सुनते होंगे कि 182 की कार्रवाई उस पर पुलिस कर देगी। 182, तो ये 182 है वो आईपीसी का। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इस धारा का मर्म क्या है। इस धारा का मर्म यह है कि आप यदि किसी व्यक्ति को क्षति कारित कराने के लिए कोई मिथ्या, अब क्षति क्या, मान लीजिए आप किसी के खिलाफ यदि पुलिस में जाके झूठी सूचना लिखवाएंगे, झूठी एफआईआर करेंगे, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, उसको क्षति पहुंचेगी ना। मान लीजिए उसे पुलिस अरेस्ट करे, हरेस करे, कुछ करे, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, आपने तो मिथ्या इन्फॉर्मेशन दे दी, और मिथ्या इन्फॉर्मेशन किसे दे दी, लोक सेवक को दे दी, और किस लिए दे दी कि वह अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। इज दैट क्लियर? जी सर, उसकी रेपुटेशन खराब होगी। हाँ भाई, रेपुटेशन की क्षति होगी। हाँ, मान लीजिए किसी के खिलाफ अब ये जो अब मामला पलटी मारता है जब ये पाया जाता है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी, ये इन्फॉर्मेशन तो गलत है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, ठीक ठाक तरीके से उस जांच पड़ताल की, 2 लोगों से पूछा भाई ऐसी कोई घटना हुई नहीं हुई, तो पाया गया कि नहीं, ये तो जो इसमें वादी बन के आया है फर्जी रूप से, यही गड़बड़ कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के विरुद्ध 182 का मामला बनेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ आ गया भाई? जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास में थोड़ा इंटरप्शन है। जी, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था भैया, इधर नेटवर्क गायब हो गया था। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? बिल्कुल सर, आ रही है, अब आ रही है। जी सर, आ रही है। जी जी जी, ये कभी कभी धोखा दे जाते हैं भाई नेट वाले। तो 182 को पढ़ते हैं। ये कह रहा है फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। देखिए, जो मैंने आपको समझाया उसके समझाने से आपको ये धारा लगभग क्लियर हो गई होगी। इस धारा को पढ़ लेते हैं, धारा क्या कहना चाह रही है। ये कह रहा है whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant। जी, नंबर इसमें ए और बी करके है। क्लॉज बी ए कह रहा है टू डू और omit anything which such public servant ought not to do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known by him। और बी कह रहा है to use the lawful power of such public servant to the injury or annoyance of any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or both। ये कह रहा है कि जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसी इत्तला जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, ठीक है, ज्ञान या विश्वास उसे होना चाहिए मिथ्या होने का, इस आशय से देगा कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे, या यह संभाव्य जानते हुए देगा कि वह उसको तद द्वारा, माइक ऑफ कर लीजिए भैया, किसी का माइक खुला हुआ है जी, उसको तद द्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक कोई ऐसी बात करे या करने का लोभ करे जिसे वह लोक सेवक यदि उसे उस संबंध में जिसके बारे में ऐसी इत्तला दी गई है तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोभ न करता।
भाई मान लीजिए जिसको आपने एफआईआर का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिस अधिकारी को आपने एफआईआर करी जाके, तो यदि उसे पहले से पता होता कि भाई ये तो झूठी सूचना लेके आ रहा है, तो वो वैसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करता। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि पुलिस ने उसको एफआईआर होते ही अपने कब्जे में लिया, फिर जांच पड़ताल की, तो सब्सिक्वेंटली पता लगा कि ये तो फॉल्स था मामला। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? फिर बी पार्ट देख लीजिए। ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो। तो क्षति या क्षोभ हो जाएगा निश्चित रूप से, अगर उसके खिलाफ आप झूठी कार्रवाई कराओगे तो उसको क्षति भी होगी और क्षोभ भी होगा। क्षति और क्षोभ, क्षति हमने कहाँ पढ़ी है? सेक्शन नंबर 44, सेक्शन नंबर 44। कौन कौन सी क्षति होती है बेटा, ये बताना जरा। सर 4 तरीके की हैं, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। देख, बहुत अच्छी बात है। तो अब जिसको क्षति होती है उसे क्षोभ भी होता है। क्षोभ से आप क्या समझते हैं? उसके अंदर एक नाराजगी, एक अनयंस आती है। सर ओम प्रकाश जी मुझे दिख रहे हैं और ये इनका कैमरा भी ऑन है और ये शायद लेट के पढ़ रहे हैं, अगर मुझे नज़र आ रहा है तो भाई साहब हमें सबको नींद आ जाएगी ऐसे तो। या तो आप सम्मान सहित बैठ जाएं, क्लास का थोड़ा सा डेकोरम बना के रखें, और नहीं तो अपना कैमरा बंद करके मेरी तरफ से कुछ भी करें। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत ओम प्रकाश जी। जी देखो पूरी क्लास है तो यहाँ लड़कियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हम लेट के पढ़ें। या तो कैमरा ऑफ कर लो अपना, कैमरा ऑन कर रहे हो तो फिर आप बिल्कुल तरीके से बैठें क्लास में। जी धन्यवाद। ठीक है भैया, तो यहाँ ये क्या बताया कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो वैसा व्यक्ति जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा किसी लोक सेवक को किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की दृष्टि से, तो यहाँ यदि ये पाया जाएगा कि ये उसकी सूचना फॉल्स थी, तो ऐसी अवस्था में उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई की जाएगी। अब आपने हमारे बहुत से साथी प्रैक्टिस में भी होंगे, 182 की कार्रवाई बहुत नगण्य रूप में देखी होगी आपने, बहुत ही रेयरली किसी के खिलाफ। उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? कोई बताएगा क्या रीजन है कि 182 की कार्रवाई? बहुत से झूठे मामले आते हैं, एफआईआर लगती हैं, लेकिन फिर भी वादी के खिलाफ 182 की कार्रवाई अक्सर पुलिस नहीं करती। तो इसका रीजन क्या है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, हाँ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर हमको जहाँ तक लग रहा है, हाँ बताइए। फाइन दे के निकल लेते हैं इस वजह से क्या? क्या हेलो, आपको लग रहा है कि वो फाइन दे के निकल जाएंगे? देखिए फाइन भी तो जब एक, हाँ जी गीता जी बोलिए। जी सर, अभी मैंने एक 182 की कार्रवाई देखी थी, उसमें ये हुआ था 498 का मुकदमा दर्ज हुआ था जी, जिसमें फिर उन्होंने राजीनामा हो गया और हाई कोर्ट से उन्होंने ट्वेस्ट करवा ली। जी फिर ये हुआ था कि पुलिस वालों ने झूठे बयान देने के चक्कर में उस लड़की के खिलाफ 182 की प्रोसीडिंग कर ली और मजिस्ट्रेट ने उस पर कॉन्फिडेंस भी ले लिया। हाँ तो फिर उस पे हाई कोर्ट में वापस गए थे 482 में। तब हाई कोर्ट में जज साहब ने बोला था कि ऐसे तो राजीनामे काफी होते रहते हैं, अगर हम सभी राजीनामों पर 182 की प्रोसीडिंग कर लेंगे तो राजीनामे होने ही बंद हो जाएंगे। जी 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 हाँ वो गीता जी आपका एक पॉइंट ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि कोर्ट का भी थोड़ा नरम निगाह रहती है। दूसरा उसमें 182 की कार्रवाई ना होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो ये है कि 182 की कार्रवाई में जो मान लीजिए एग्जांपल हम एफआईआर का लेके चल रहे हैं, तो एफआईआर के मामले में मान लीजिए कोई एफआईआर लगती है तो उसमें जो वादी मुकदमा बनना पड़ता है वो उसके विवेचना अधिकारी को बनना पड़ता है, जो आईओ जो दरोगा जी जांच कर रहे हैं, जिन्होंने पाया है कि ये मामला फर्जी है। तो होगा क्या कि वो दरोगा जी को कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी कंसर्न कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ कि ये सच एंड सच पर्सन ने मुझे झूठी इतला दी थी और मैं लोक सेवक हूँ और मुझे झूठी इतला दी और ये इनकी इतलाएं झूठी पाई गई। ऐसी अवस्था में ऑनरेबल कोर्ट उन्हें तलब करे और 182 में उन्हें
सजा दे या फाइन दे, जो भी करे। तो पुलिस के पास पहले ही इतने हेक्टिक वर्क हैं, पुलिस पहले ही अपने बोझ में दबी हुई है, मैन पावर कम है, तो वो इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। उन्हें पता है कि अगर हमने, वो तो बंदा चला जाएगा, कौन, जो मुलजिम था जिसके खिलाफ कार्रवाई कराई थी, वो तो बरी हो गया। अब वहाँ दरोगा जी फंस जाएंगे मुकदमों के चक्कर में। मान ली 182 की आपने 10 कार्रवाई भी किसी दरोगा ने डाल दी कहीं, तो 182 की कार्रवाई पे अब दरोगा क्या क्या है, आज वो यहाँ है, कल किसी अन्य जनपद में चला जाएगा। अब होगा क्या कि कोर्ट तो अब उसी को तलब करेगी कि दरोगा जी आओ, बताओ, उसमें बयान दो, ठीक है ना। तो ऐसे झंझटों से बचने के लिए सामान्य अवस्था में 182 की कार्रवाई पुलिस करने से बचती है। इज दैट क्लियर माय डियर? जी, इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन इसका ए इलस्ट्रेशन कह रहा है, ए इन्फॉर्म्स ए मजिस्ट्रेट दैट जेड अ पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच मजिस्ट्रेट हैज बीन गिल्टी ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी और मिसकंडक्ट, knowing such information to be false and knowing it to be likely that the information will cause the magistrate to dismiss Z, A has committed the offence defined in this section। तो ये कह रहा है कि एक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला देता है कि यह जो एक पुलिस ऑफिसर है, जो ऐसे मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ है, ठीक है, कर्तव्य पालन में उपेक्षा या अवचार का दोषी है, यह जानते हुए देता है कि ऐसी इत्तला मिथ्या है और यह संभाव्य है कि उस इत्तला से वह मजिस्ट्रेट यह को पदच्युत कर दे। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। इज दैट क्लियर? यहाँ क्या किया कि किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ ये सूचना दी मजिस्ट्रेट को कि ये जो पुलिस अधिकारी है ये क्या कर रहा है, ये मिसकंडक्ट कर रहा है या अपने कर्तव्यों को सही से पालन नहीं कर रहा है, कर्तव्य पालन में उपेक्षा कर रहा है। तो ऐसी सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट हो सकता है कि वैसे पुलिस अधिकारी को जो कि उसके अधीनस्थ है उसको डिसमिस कर दे। तो और वो जानता है, वो व्यक्ति जिसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, तो यदि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा तो वो 182 के अंडर में उसको पनिश किया जा सकता है, जब ये पता लग जाए कि ऐसी इन्फॉर्मेशन फॉल्स थी। इसका सेकंड इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है, ए फॉल्सली इन्फॉर्म्स ए पब्लिक सर्वेंट दैट जेड हैज कंट्राबैंड सॉल्ट इन अ सीक्रेट प्लेस, knowing such information to be false and knowing that it is likely that the consequence of the information will be a search of Z's premises attended with annoyance to Z, A has committed the offence defined in this section। ये कह रहा है कि कै एक लोक सेवक को यह मिथ्या इतला देता है कि यह के पास गुप्त स्थान में विनिषिद्ध नमक है। वह इतला यह जानते हुए देता है कि ऐसी इतला मिथ्या है और यह जानते हुए देता है कि यह संभाव्य है कि उस इतला के परिणाम स्वरूप यह के परिसर की तलाशी ली जाएगी, जिससे यह को क्षोभ होगा। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। देखिए, विनिषिद्ध नमक ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ आईपीसी है और उस टाइम नमक का एक काला कानून, नमक को क्या माना, वो था नमक पर जो है स्पेशल कानून बना हुआ था, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने भी नमक एक डांडी मार्च निकाला था, आप लोगों को याद होगा। तो विनिषिद्ध नमक मतलब, विनिषिद्ध का मतलब क्या है? अब इसको अगर प्रेजेंट सिनेरियो में इसे समझने के लिए मैं बताऊं तो मान लीजिए आप किसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे दें, यहाँ नमक हटा दीजिए, नमक से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा कि नमक को क्या ऐसी आफत आ गई। अब किसी के आप इन्फॉर्मेशन ये दें कि जी फला के घर में जो है अवैध शराब की पेटियाँ रखी हुई हैं, ठीक है ना, ऐसे समझो इसको। तो और जबकि आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपने लोक सेवक को सूचना दे दी कि जी फला फला के घर में ना ये शराब, अवैध शराब का काम करता है, जिसके यहाँ शराब की पेटियाँ, अगर छापा मार के अभी चल के छापा मारा जाए तो इसके यहाँ से शराब की पेटियाँ बरामद हो जाएगी। वहाँ जब लोक सेवक अपने दल बल के साथ पहुँचा, उसने वहाँ तलाशी ली,
तलाशी लेने पे वहाँ क्या निकला, खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ, वहाँ कुछ भी नहीं था, शराब का पौवा भी नहीं था, पेटी तो पेटी। तो ऐसी अवस्था में जिस व्यक्ति ने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी वो व्यक्ति 182 के अंडर लायबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर माय डियर? जी सर। इसका सी इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन में आपको इसलिए ध्यान से पढ़ाता हूँ कि मैं जहाँ कह दूंगा ना आप पढ़ लेना, तो आप में से बहुत से बड़े कर्म योद्धा हैं हमारे साथी, नहीं पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना, मुझे भरोसा है आप लोगों पर पूरा। तो ए falsely informs a policeman that he has been assaulted and robbed in the neighborhood of a particular village. He does not mention the name of any person as one of his assailants, but knows it to be likely that in consequence of this information the police will make inquiries and institute searches in the village to the annoyance of the villagers or some of them. A has committed an offense under this section. के जो है पुलिस जन को यह मिथ्या इन्फॉर्मेशन दे देता है जाके कि जी एक विशिष्ट ग्राम के पास उस पर हमला किया गया और उसे लूट लिया गया। इज दैट क्लियर? तो वहाँ क्या होगा, और उसने कहा कि जी मैं नहीं जानता कौन था, अज्ञात व्यक्ति थे, मुंह बांधे हुए थे और मेरे साथ मारपीट भी करी और मेरे पे जो भी पैसे धेले थे सब ले लिया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। तो ऐसी अवस्था में पुलिस क्या करेगी? पुलिस आसपास में क्या करेगी? लोगों से पूछताछ करेगी, है ना। तो वैसी अवस्था में क्या होगा भाई, जिस गांव में पुलिस जाएगी, पूछताछ करेगी, 2-4 लोगों को पकड़ेगी, तो वहाँ क्या होगा, लोगों में एक क्षोभ पैदा होगा। और जबकि वो व्यक्ति जिसने ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी वो जानता है कि दिस वाज अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो ऐसी अवस्था में यदि उसका वो दावा मारपीट का और लूटपाट का झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी 182 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इज दैट क्लियर माय डियर? जी समझ तो आ रहा है भाई आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ? बहुत बढ़िया। सर सेकंड एग्जांपल दोबारा बता दीजिए। कौन से वाला बेटा? सेकंड वाला एग्जांपल कौन पूछ रहा है? सेकंड वाला माय क्लास कौन पूछ रहा है? सेकंड वाले को अपना आईडी नंबर बताइए। कुटुंब ऐप पे आईडी नंबर क्या है आपका? 18। कौन बोल रहे हो? कनिका अग्रवाल। देखिए मैं आईडी नंबर पूछा करूंगा, आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारा एनवीआर लॉ क्लासेस एंड लॉ फर्म का कुटुंब पर ऐप बन गया है, उसमें आप सभी लोग अपना सही मिथ्या इन्फॉर्मेशन मत देना, वहाँ सही इन्फॉर्मेशन देना, नहीं तो 182 की कार्रवाई हो जाएगी आपके खिलाफ, ठीक है ना। मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। तो जो लोग यहाँ नियमित रूप से हैं, कुछ लोग तो यहाँ ऐसे ही घूमने आते हैं, 2 मिनट के लिए आए, देखा, झाँका और निकल लिए, ठीक है ना। तो आप सभी जो हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट हैं वो सभी अपनी आईडी बना लें, जिससे कि मुझे पता रहे कि भाई मेरे संपर्क में कौन है। देखिए सेकंड वाला तो बहुत मैंने आपको शराब का उदाहरण दे के बताया था, क्योंकि विनिषिद्ध नमक, अब नमक जो है वो विनिषिद्ध नहीं है। एक टाइम अंग्रेजों के ज़माने में नमक पर जो है राशन था, नमक पर कानून बना हुआ था, ठीक है। तो तब उस टाइम का ये बना हुआ ये है इलस्ट्रेशन। तो मैंने आपको यहाँ नमक के स्थान पे शराब का उदाहरण दे के बताया था कि आप यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन देता है लोक सेवक को कि जी फला के यहाँ शराब की 50 पेटियाँ मिल जाएंगी और आप चलिए और अभी सर्च कीजिए उसके यहाँ, तो ऐसी अवस्था में यदि उसके विरुद्ध वहाँ सर्च पार्टी आती है और वहाँ सर्चिंग होती है तो क्या होगा, और जबकि वहाँ मिलता कुछ नहीं उसके पास, तो ऐसी अवस्था में जो वो इन्फॉर्मर है जिसने ऐसी सूचना दी उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ठीक है जी। अब आ जाइए 188 पर। 188 डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। देखिए ये जो 188 है ना, आपको अक्सर सिनेमा हॉल में आप जाते हैं तो वहाँ एक फिल्म शुरू होने से पहले कुछ आप बताया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए, ये मत करो वो मत करो, यदि आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपके खिलाफ अंतर्गत धारा 188 भारतीय दंड संहिता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये धारा आपको अक्सर वैसी जगह फिल्म जब आप पिक्चर हॉल में जाते हैं
तो उससे पहले आता है कि आप सच एंड सच वर्क जो है प्रोहिबिटेड है, आप ऐसे कृत्य ना करें, और यदि आप करेंगे तो आपके विरुद्ध 188 की कार्रवाई की जाएगी। अब पढ़ते हैं कि 188 क्या कह रहा है। ये कह रहा है हुएवर नोइंग दैट बाय एन ऑर्डर promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act। मतलब आपको डायरेक्शन दिया गया है किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा कि आपको सच एंड सच वर्क नहीं करना है, और टू टेक सर्टेन ऑर्डर विद सर्टेन प्रॉपर्टी in his possession or under his management disobeys such direction, और वो व्यक्ति ऐसे डायरेक्शन का उल्लंघन करता है तो shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury or risk of obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 200 rupees, or with both। इसका थर्ड जो वाला जो पैराग्राफ है वो कह रहा है कि एंड इफ सच डिसओबीडियंस causes or tends to cause danger or to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment, either description for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 1000 rupees, or with both। देखिए 188 ये कहता है कि लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा यदि कोई करेगा, ठीक है भाई, मान लीजिए लोक सेवक का आदेश है, आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं पुलिस जो है वन वे कर देती है कि आपको इस कोई ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के लिए लिखा रहता है कि यहाँ इतने बजे से इतने बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, आज्ञा से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। कहीं कोई वन वे कर दिया कि आप इस पे एंट्री तो करेंगे, इससे एग्जिट नहीं करेंगे। तो वैसी अवस्था में इस प्रकार का कोई भी आदेश जो कि किसी लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से उसे प्रख्यापित किया गया, प्रख्यापित का मतलब क्या है, उसको इन्फॉर्मेशन दे देगी, उसकी सूचना दे देगी, बोर्ड पे लिख दिया खुलेआम, है ना। जैसे कि भाई वैसे तो अब क्या है, लिंग परीक्षण के लिए अलग से कानून बन गया, लेकिन लिखा क्या रहता है कि यहाँ लिंग परीक्षण जो है दंडनीय अपराध है, जो तो वो एक आज्ञापक रूप से खोल के लिख दिया उन्होंने, हालांकि उसके लिए अलग से एक्ट बन गया। लेकिन अगर कहीं कोई किसी काम के लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है और वैसा कृत्य आप करते हैं, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कहीं मान लीजिए सिटी में नो एंट्री लग गई कि आप इस टाइम से इस टाइम तक जो है यहाँ भारी वाहन लेके एंट्री नहीं करेंगे, तो वहाँ बोर्ड लगा रहता है कि सुबह 7 बजे से और शाम के 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, आज्ञा से सच एंड सच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या यातायात अधीक्षक। तो वहाँ क्या हो गया, यदि कोई व्यक्ति उस समय में जिसमें वैसा करने से रोका गया है और वहाँ भारी वाहन लेके प्रविष्ट करेगा तो उसके खिलाफ 188 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हिंदी वर्जन इसका। ये कह रहा जो कोई ये जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है। देखिए उस अधिकारी का, उस लोक सेवक का विधि पूर्व सशक्त होना भी जरूरी है। अब एसएसपी है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, तो वो विधि पूर्व सशक्त है कि इस टाइप की व्यवस्था वो अपने शहर में कर सके, जिससे कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। भारी वाहनों का अगर दिन के टाइम एंट्री होगी तो क्या दुर्घटना होने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार आप लोग पढ़ते होंगे कि नो एंट्री में ट्रक घुसा और मोटरसाइकिल सवार को मार गया, तो ऐसी खबरें आप पढ़ते होंगे। तो वहाँ ऐसी अवस्था में यदि कोई ऐसा उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ 188 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसमें 2 प्रकार की सज़ा का प्रावधान किया गया है। पहले वाला जो इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, इसमें कहा गया है कि यदि ऐसी अवज्ञा विधि पूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति
अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या जो जुर्माना जो है वो 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इसका जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो कह रहा है कि और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो या बलवा या दंगा कारित करती हो तो कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जिसकी जुर्माने की रकम 1000 रुपये तक की हो सकेगी या दोनों से दंडित किया जाएगा ऐसा व्यक्ति। इज दैट क्लियर? 188 आप लोगों को समझ में आया भाई? जी सर। सर इसमें ये भी तो हो सकता है जब जैसे कावड़ का टाइम होता है तब भी वन वे चला देते हैं। हाँ 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 और हाँ आते आते टाइम में वो बिल्कुल। लोग भारी वाहन वगैरह का सब बंद कर देते हैं। हाँ चीजें देखिए, कोई भी लोक सेवक है और वो विधि पूर्वक सशक्त है और वो ऐसे आदेश देने की अवस्था में है और उसने ऐसा आदेश को जो है प्रख्यापित कर दिया। प्रख्यापित से क्या मतलब है? ड्यूली जो है उसने वो उसको पब्लिक के लिए एक सूचना पट लगा दिया कि आप ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ 188 की कार्रवाई की जाएगी। तो पहले वाला जो इसका पोर्शन है वो थोड़ा सा हल्का है और जो इसका तीसरा पैराग्राफ है उसमें थोड़ा सा जो गंभीर प्रवृत्ति के मामले हैं, जो मानव जीवन को, स्वास्थ्य को, क्षेम को संकट कारित करे तो वैसी अवस्था होगी। तो वैसी अवस्था में क्या है, यहाँ ये तीसरे वाले पैराग्राफ में चला जाएगा। आप लोग जब ये अभी पीछे लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो घर से बाहर निकल रहे थे। और ऐसी अवस्था में क्या हो रहा था, मानव जीवन को संकट पैदा हो रहा था, क्योंकि वो जो कोरोना वायरस था, वो वायरस जो है एक दूसरे से लगकर फैलने की उसकी आशंका थी। तो वैसे व्यक्तियों के खिलाफ जो पकड़े गए थे 188 की कार्रवाई बहुतायत की गई। ठीक है माय डियर, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 188, 182 मैंने अपना बेहतरीन प्रयास किया। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको ये जो मेरा लेक्चर है ये हमारे YouTube चैनल पे भी आपको पूरा लाइव रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है ना? तो जो साथी यहाँ कुछ ना समझ पाए हों या क्लास अटेंड ना कर पाए हों तो हमारा जो YouTube चैनल है NVR लॉ क्लासेस एंड लॉ फर्म के नाम से आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। और उसे आप अगर सब्सक्राइब आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो उसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे कि कानून का ये ज्ञान जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये ज्ञान की गंगा बहती रहे ऐसे ही। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को शुभ रात्रि। और कल के प्रोग्राम के लिए मैं एक बार फिर रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आप कल के प्रोग्राम में 7 बजे से जज साहब के आने का प्रोग्राम है आपकी क्लास में। तो आपको 15 मिनट पहले लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग सभी अपना जो भी आपकी आशंका हो, जो भी आपके सवाल हों, जो भी आप अपनी तैयारी के विषय में उनसे कुछ मार्गदर्शन चाहते हों, तो पहले से अपने सवाल नोट डाउन करके रखें और बड़ी शालीनता के साथ 1 बाय 1। रवि प्रकाश जी माइक ऑफ कीजिए। रवि प्रकाश जी माइक ऑफ कीजिए प्लीज़। हाँ, तो आप लोगों को मैं फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जीएस की क्लास मॉर्निंग में होगी। जीएस की क्लास आप लोग शाम की डिमांड आ रही थी तो मैंने इसलिए शाम को शिफ्ट किया, लेकिन शाम को भी वही गुड नाइट सर। 30-35 बच्चे मिल रहे हैं मुझे वहाँ पे। तो आप लोग बताओ जैसा आप चाहोगे। शाम को सर उसको मॉर्निंग में रख देंगे। शाम को ठीक है जी अब मॉर्निंग में रख दीजिए, क्योंकि सर हाँ बोलिए। एक क्लास सर हमको करना ही रहता है सुबह, तो हाँ 2 क्लास कम से कम हो जाए। अब ये लंबा हो जाता है शाम को। देखो 6:15 बजे से बैठा हूँ मैं, आप लोग तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है। मैं 6:15 बजे बैठ गया था लैपटॉप पे आके, और पूरी क्लास को मैनेज करना है ना। 6:15 से मैं कंटिन्यू बैठा हूँ अपनी सीट पे। ठीक है, तो सभी कंटिन्यू सर, हम भी कंटिन्यू है। अरे आप में से कुछ लोग कंटिन्यू हैं, कुछ लोग डिसकंटिन्यू हैं, कोई आता है कोई जाता है। लेकिन मैं अपनी जगह मैं तो
बिल्कुल अपनी जगह पे फिट बैठा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों का कल से कैसे होगी अब? बताइए, आप कल सुबह रखूँ शाम को रखूँ? आप, मेरे पास ऑप्शन दोनों खुले हैं। शाम को सर शाम को मैंने बहुत ज्यादा हो जाती मैंने वोटिंग भी कराया था ग्रुप पे, तो वोटिंग मॉर्निंग में सर। क्या? सर मॉर्निंग कम से कम 2 क्लास हो जाए तो सही रहे ना मॉर्निंग में। अरे धनंजय जी, मॉर्निंग में कुछ महिलाएं हैं जिनकी आपत्ति आई थी, वो कह रहे थे सर हमें बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हम क्लास प्रॉपर टाइम, यस सर, है ना? बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो सर। तो वो समस्या है थोड़ा महिलाओं, ठीक है सर, जैसा जैसा सुटेबल हो सर वैसा अब हो जाए। महिलाओं के बिना तो संसार नहीं है ना, ये उनकी माननी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। नहीं सर वो सही बात है। हाँ यस सर, बिल्कुल जेन्युइन रीजन है सर, मतलब वास्तव में सर क्या ही लाभ होगा सर, अटेंड ही ना कर पाए। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, अभी हम शाम को ही रखते हैं, बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो टाइम ऊपर नीचे कर लेंगे, है ना। ओके सर। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, गुड नाइट। नमस्कार। नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर।